हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा बेटा। आज आपका कंबाइंड टेस्ट था जिसका टॉपिक था पीरियोडिक टेबल, रिडॉक्स और सॉल्यूशन। केमिस्ट्री में ये 3 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आइए बेटा हम लोग इनके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन टर्म हो चुका है, रिडॉक्स हो चुका है, पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन HCN एंड HNC। कार्बन का आपको बताना है। देखिए बेटा, अगर आप बात करते हो HCN की, ठीक है ना, तो बेटा आपको पता है कि अगर कार्बन और नाइट्रोजन में हम लोग देखें बॉन्ड मेथड से, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां -3 और यहां पर आएगा +3। और इन दोनों में देखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां -1 ये +1, इस कार्बन के ऊपर आ गया हमारा +2। ये बॉन्ड मेथड से आपको मैंने बताया था बेटा। बॉन्ड मेथड आप जानते हो कि अगर दोनों एटम सेम हो, उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड है जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर होता है -1, करेस्पॉन्डिंग दूसरे पर होता है +1। ठीक है ना। फिर हम लोग कहते हैं बेटा अगर HNC की बात करें, HNC, ठीक है ना, यहां पर आप कहोगे तो ये +1 होगा और ये -1 होगा। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। आप यहां पर देख रहे हो नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बताया है, लेकिन बेटा वहीं पर मैंने बताया था कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ एरो दिखाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका क्या होगा 0, यानी इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहां पर कोई मतलब नहीं है। तो बेटा यहां पर -2 और यहां आ जाएगा +2, यानी कार्बन के ऊपर +2 है, यहां भी कार्बन के ऊपर जो है +2 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा D। जितने लोगों ने D आंसर लगाया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। आप ऑक्सीजन का जानते हैं -2 होता है, -2 × 2 4/3, सीधे हो जाएगा बेटा 4/3, यानी 52 का आंसर A है। एक कंपाउंड, देखिए इस तरह की क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया है। आप कुछ ना करिए, जैसे x का चार्ज दिया हुआ है +3, y का दिया है +5 और z का दिया है -2। आप कोई भी फॉर्मूला उठाइए वहां पुट करिए। सपोज x का 3 है तो ये 3 × 3 हो गया, और y के 3 एटम है तो 5 × 3 हो गया, और z के 12 है तो -12 × -2 हो गया। सॉरी 12 × -2 -24, ये 15 और 9, 15 और 9 24 -24 दैट इज इक्वल टू 0। यानी सबकी वैल्यू पुट करने पर जिसकी वैल्यू 0 आ जाए वही हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अगर आप सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर को देखें तो ये है NaOSONA, ठीक है, और ये हो गया S, ठीक है ना, यही है ना Na2SO3। यहां पर होगा +1, यहां -1, ये -1 ये +1, ये -2 ये +2, ये -2 ये +2, ये -1 यहां +1, -1 +1। इस तरह से आप देख रहे हैं इस सल्फर के ऊपर तो +6 है, लेकिन इस सल्फर के ऊपर क्या है -2, यानी -2 और +6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, बॉन्ड मेथड से इसको निकालेंगे तो 54 का आंसर हो जाएगा C। चलिए आते हैं अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। आपको ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकालना है, और बेटा जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे सबका आपको निकालेंगे। तो यहां नाइट्रोजन का मान लीजिए x, ये +1 × 4 दैट इज इक्वल टू 1। यहां पर लेंगे तो 2x + 1 × 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए 2x + 4 = 0, देन x = -2 आ जाएगा। इसी तरह निकालेंगे तो x = -3 आ जाएगा। यहां पर निकालना है तो NH2 और OH माइनस, NH2 प्लस और OH माइनस कर लीजिए। तो यहां पर निकालेंगे तो आंसर 55 का D आ जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना था। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H4P2O5 सिंपल है, जिसका निकालना है उसका x मान लीजिएगा, x मान करके सॉल्व कर लेंगे तो 57 का आंसर, 56 का आंसर D आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैरोज एसिड H2SO5, मार्शल एसिड H2S2O8। बेटा अगर कैरोज एसिड की बात कर रहे हो ना तो एक परऑक्साइड बॉन्ड तुमने देखना है HOSOOH, देयर इज द 1 परऑक्साइड बॉन्ड। और यही जब तुम मार्शल एसिड की बात करोगे तो बेटा मार्शल एसिड में भी एक परऑक्साइड बॉन्ड है आपका,
ठीक है ना। यहां देखिए परऑक्साइड बॉन्ड है, और किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो आंसर तो 6 6 आना ही है। लेकिन अगर तुम निकालना चाहते हो इसको ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो आप यहां पर देख सकते हो बेटा, यहां पर जो है ये होएगा -2, ये होएगा +2, -1 +1 -2 +2 -1 +1, इसके ऊपर कितना आ गया 6। इसी तरह यहां पे निकालोगे तो आएगा 6, आंसर जाएगा बी। कॉपी का कराया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मेटल के साथ -1 होता है, तो हर जगह बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 ही जाएगा, यानी 58 का आंसर जो है 1 है। विच इज द इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल एक ही हो और दो डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो। नीचे से देखिए तो KClO3 में Cl का निकालिएगा +5 आएगा, इसका -2 आएगा, यहां पर इसका 0 है, यानी इन दोनों का चेंज हो रहा है। NH4NO3 में एक बार N का निकालिएगा -3, यहां पे +5 आएगा, ये चेंज हो रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है वो ऑल है। आप यहां पर देख सकते हो N का -3 होगा, क्रोमियम में निकालोगे यहां +6 आएगा, यहां पर क्रोमियम का 3 आएगा, यहां 0 आएगा, यानी आंसर ऑल हो गया 59 का डी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, तो देखो बेटा सबसे पहले चीज लॉस या गेन यहां पर चेक करना है। तो एक काम करो, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लो, जैसे 3Fe कर लो, उसके बाद Fe3O4 कर लो, यहां पर Fe का 0 है, यहां पर 8/3 है, तो बेटा एक एटम से 8/3 है, तो 3 से कितना हो जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला है फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत अच्छा सिंपल सा रिडॉक्स रिएक्शन है, इसका कई तरीका मैंने आपको बता रखा है बेटा। यहां पर देखो Mn का +7 है, यहां पर Mn का +2 है, यहां इसका +3 है, और यहां पे +4 है। +3 से +4 में जाने पर एक का चेंज होता है, लेकिन 2 एटम है तो चेंज हो गया 2 का, यानी ये इसमें गया तो 2 क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। 2 हमारा क्या किया है बेटा, बढ़ा है। लेकिन जब ये इसमें गया है तो 5 क्या हुआ है, घटा है। मैंने इसका तरीका बताया था बेटा कि घटा = बढ़ा, इसके करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 5 से, यानी इसके आगे 5 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से, यानी MnO4 के आगे होना चाहिए 2 और C2O4 के आगे होना चाहिए 5। तो यहां से देखिए पहला ही ऑप्शन 61 का पकड़ में आ गया ए, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आपको मैंने बता रखा है। इक्विवेलेंट मास देखिए इसका मैंने क्वेश्चन कराया था बेटा, और बोला भी था कि एग्जाम में आएगा, तुम जल्दीबाजी में गलती मत कर देना। देखो बेटा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल 513 याद हो तो इसका होता है m/5, इसका होता है m/1 और इसका होता है m/3। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने के लिए इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये होगा 15 और ये होगा 5, 3:15:5, ठीक है ना, यानी 62 का आंसर मिल जाएगा हमको। 62 का आंसर सी है। चलिए 63 पे आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। देखिए ये सब क्वेश्चन मैंने करा रखा है। जैसे मान लीजिए Cr2O7-2 है, ये Sn+2 से रिएक्ट किया और Sn+4 बनाया, तो ये क्रोमियम +3 बना, ठीक है ना। तो ये +6 से +3 में गया, तो +6 से +3 में जाने पर कितने का चेंज हुआ, 3। 2 एटम से कितने का चेंज हुआ, 6। और ये +2 से +4 में गया तो कितना बढ़ा, 2। ये 2 बढ़ रहा है, 6 घट रहा है, तो इसको 3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनना है, तो 1 मोल से कितना बनेगा, 1/3, आंसर हो गया ए। चलिए नॉर्मेलिटी ऑफ द 10%, देखिए बेटा आपको फॉर्मूला बता रखा मैंने। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं बेटा। देखिए नॉर्मेलिटी = होता है वेट बाय वॉल्यूम % × 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ये वेट बाय वॉल्यूम दिया है, यानी 10 × 10, और यहां मॉलिक्यूलर वेट एसिटिक एसिड का निकाल दीजिएगा, 60 आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 1.7। फॉर्मूला है बेस्ट बेटा। 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 10 ग्राम ऑफ कार्बोनेट, तो सीधे हो जाएगा बेटा 10/1000 × 10⁶, आंसर आ जाएगा ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ वाटर, तो बेटा देखो 36 ग्राम वाटर है तो इसका मोल हो जाएगा 36/18, और ग्लिसरीन का बेटा निकालोगे तो 46/92, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 2, और आपको ग्लिसरीन का निकालना है तो 0.5/0.5 + 2 यहां से निकाल दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ 20% एक्वस सॉल्यूशन। आपसे पूछा मोलरिटी
ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए बेटा वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। तो बेटा वेट परसेंट है 20, ये है 10 और डेंसिटी कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी यहां पे दिया नहीं हुआ है। चलिए इसको हम दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। इसका मतलब ये हो गया 20 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सल्यूट जो है हमारा 20 है और मॉलिक्यूलर वेट है 166। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट जो आ गया वो 20/166 आ गया और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो 80 होगा, तो 80/1000 कर देंगे। देन मोलैलिटी इज इक्वल टू 20/166 और ये 80 क्या हो जाएगा 1000। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर डी आ जाएगा। चलिए 100 ml of 0.3 NaCl mixed 200 ml of 0.6 N1V1 plus N2V2 upon V1 plus V2। सिंपल फॉर्मूला है, 68 का आंसर आ जाएगा डी। मोल फ्रैक्शन जो होता है ना वो 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, ऑलवेज नॉन निगेटिव होगा। बी वाला ऑप्शन गलत है। 8 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन सोल्यूशन एंड मोलैलिटी। पहली बात तो देखिए बेटा, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स अगर आप NaOH के निकालते हैं तो ये 8/40 हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर वाटर के निकालते हैं तो 18/18 हो गया। और इन दोनों से आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और जब इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज स्मॉल m, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन क्या कर दीजिए 1000। फॉर्मूला बता रखा है बेटा। 70 का आंसर यहां से निकालेंगे तो 70 का आंसर आपका डी आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन XA/XB स्मॉल m MB अपॉन 1000 0.018 आ जाएगा। m की वैल्यू 1 रख लीजिएगा। 71 का आंसर सी है। डेंसिटी ऑफ मोलैरिटी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, वही मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया अगर याद हो आपको तो बड़की मैडम अपॉन छोटकी मैडम इक्वल टू डायरेक्टर सर मैम अपॉन 1000। ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मैंने बता रखा था। मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे फॉर्मूले को ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो 72 का आंसर जो है बेटा सी आ जाएगा। और बाकी आप जानते हैं कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो जो वेट रिलेटेड टर्म होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं और जो वॉल्यूम रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 73 का आंसर ए आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सो पेयर विद देयर एटॉमिक नंबर बिलोंग टू सेम पीरियड। अब जैसे देखिए 12 मैग्नीशियम और क्लोरीन सेम पीरियड के हैं, आंसर बी है। ठीक है, द फर्स्ट पीरियोडिक मेंडलीफ लॉ वाज बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। 75 का आंसर जो है वो सी है। अब देखिए जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है उसकी साइज छोटी होती जाती है, तो m, m+2, m-1, m+1 में m+2 की साइज सबसे छोटी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 76 का आंसर सी हो गया। किसी भी एटम से अगर हम लगातार इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूअसली बढ़ती है। 77 का आंसर ए हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग विद द प्रॉपर मेंशन। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, तो यही गलत है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर सही है। ठीक है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, यहां पे देखिए सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उसके ऑक्साइड का एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, यानी कि 79 का आंसर जो है वो ए है। फिर आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेटेलिक नेचर। मेटेलिक नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसका मेटेलिक नेचर उतना क्या होगा ज्यादा। 80 का आंसर 1 है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। एक्सेप्शन के तौर पे आप जानते हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज्यादा होती है क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। 81 का ए हो जाएगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उसकी साइज बड़ी होती है। 82 का आंसर जो है डी हो जाएगा। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देख के हमें इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी बतानी है। तो सबसे पहली बात तो तुम देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है, और स्टेबल है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो ए और बी ऑप्शन तो पहले ही छुट्टी हो गया। अब बचा सी और डी। सी और डी में हमें अब यह देखना है किसकी साइज सबसे छोटी है। ठीक है ना,
सॉरी देखिए यहां पर ए का सबसे कम होगा, जो स्टेबल होगा उसका सबसे कम होगा, यानी यहां पर देखिए इन दोनों में ए और बी में ही अब चूज करना होगा। अब ज्यादा कौन होगा, तो ज्यादा सबसे ज्यादा डी होगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है, छोटी। जिसकी साइज जितनी छोटी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ज्यादा। उसके बाद साइज जो है हमारे सी का छोटा है, बी का है, तो डी के बाद बी आएगा फिर सी आएगा, ठीक है ना। तो 83 का जो आंसर है वो है ए, सबसे ज्यादा साइज छोटी, इसकी साइज छोटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम, 83 का ए। मेटेलिक कैरेक्टर इज हाईएस्ट एट द एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड, जाहिर सी बात है कि मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, मेटल्स होते हैं उनका ज्यादा होता है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, गलत दिया हुआ है, तो 84 का आंसर सी है। फिर 85 है Na2O इज बेसिक ऑक्साइड, Cl2 इज द एसिडिक। भाई लेफ्ट साइड में जो मेटल होते हैं वो मेटल के वाटर से रिएक्ट करते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, और राइट साइड में नॉन मेटल होते हैं, वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। इसमें देखिएगा थोड़ा सा डाउटफुल आंसर है, इसमें ए और बी दोनों आंसर जा सकता है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं ना कि लेफ्ट साइड में मेटल है, तो मेटल हमारे जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे और नॉन मेटल जो है वो एसिटिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। तो आंसर ए और बी दोनों इसमें देख सकते हैं, ये ज्यादा करेक्ट है इसका, ठीक है। चलिए, तो ये थे बेटा आपके टेस्ट के डिस्कशंस थे, और रेगुलर आप लोग टेस्ट देते रहिए बेटा, और मैं अब टॉपिक वाइज भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा। जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं उसको चेक करिए, फिर से थ्योरी को पढ़ते रहिए, लगातार सारे टेस्ट देते रहिए बेटा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले टेस्ट में विद डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बेटा।